नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मौसम और जलवायु। आज हम इस वीडियो में मौसम और जलवायु के बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, इस चीज़ को समझेंगे और मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, इस चीज़ को अच्छी तरह से हम समझेंगे। और मौसम और जलवायु के बीच में जो कन्फ्यूजन रहता है वो कन्फ्यूजन आज के वीडियो के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या क्या दोनों में अंतर है, किस किस प्रकार से मौसम और जलवायु हमें प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मौसम से। मौसम क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है मौसम। मौसम क्या होता है? अगर हम मौसम की परिभाषा दें तो मौसम की परिभाषा होती है किसी क्षेत्र की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को मौसम कहते हैं। किसी क्षेत्र की अल्पकालीन, एक एक शब्द का यहाँ पर महत्व है। अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को मौसम कहते हैं। मौसम कहते हैं। परिभाषा से हमें बहुत कुछ पता लगता है। परिभाषा है किसी क्षेत्र की। सबसे पहली चीज है क्षेत्र, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए मौसम को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो मौसम जो होता है वो क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। मौसम एक छोटे क्षेत्र के लिए होता है, एक छोटे से क्षेत्र के लिए होता है। अगर हम बात करें तो जैसे मान लो पर्टिकुलर अभी इस जगह पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बादल छा रहे हैं। अगर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर किसी मेरे मित्र को फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ तो वो बताएगा कि हमारे यहाँ तो धूप निकल रही है। तो इसका मतलब 40 किलोमीटर के एरिया में मौसम परिवर्तित हो गया। यहाँ का मौसम अलग है, 40 किलोमीटर दूर का मौसम अलग है। यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, 40 किलोमीटर दूर मौसम साफ है। तो इस प्रकार से मौसम थोड़ी थोड़ी दूरी में बदलता रहता है। हम चलते हैं, जैसे कार में चल रहे हैं, कहीं पर बारिश आ रही है, वहां से 5 किलोमीटर दूर चलते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ तो धूप निकल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौसम जो है वो बहुत कम डिस्टेंस के बाद ही बदल जाता है। बहुत कम एरिया के लिए मौसम को हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र लिया गया है। तो किसी क्षेत्र की अल्पकालीन, दूसरा जो शब्द है अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब कम समय का। कितने कम समय का? 1 घंटे से कुछ दिनों तक, 1 घंटे से कुछ दिनों तक की पर्यावरणीय दशाओं का औसत। तो इसका मतलब है 1 घंटे के अंदर भी मौसम बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है। और हम देखते हैं बदलता है। 1 घंटे पहले धूप निकल रही थी, गर्मी पड़ रही थी और 1 घंटे बाद बारिश आ जाती है। तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मौसम बदल जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? अल्पकालीन, यानी समय समय पर मौसम बदलता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी मौसम बदलता रहता है। आज गर्मी है, कल सर्दी आ जाएगी, सुबह गर्मी पड़ रही है, शाम को बरसात आ जाएगी। तो इस प्रकार से कम समय के लिए होता है। तो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को, तो अल्पकालीन का मतलब समझ गए आप, यानी कम समय के लिए होता है। तो यहाँ पर 1 घंटे से कुछ दिनों, तो कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है। जैसे बरसात का मौसम है तो ये 10 दिन लगातार बरसात हो रही है किसी क्षेत्र में, और उसके बाद फिर 1 महीने तक बिल्कुल गर्मी गर्मी पड़ती है। तो ये कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है। और ज्यादा अगर हम मौसम का बड़ा वर्जन अगर हम देखें तो मौसम का जो बड़ा वर्जन है उनको हम ऋतुओं के नाम से जानते हैं, यानी मौसम चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे भारत की बात करें तो बरसात का मौसम आता है, करीब 2-3 महीने बरसात ही बरसात होती है। फिर उसके बाद सर्दी का मौसम आ जाता है जिसमें सर्दियाँ पड़ती है। फिर उसके बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। वैसे तो 6 ऋतुएं भारत में मानी गई है, लेकिन मोटे तौर पर 3 ऋतुएं तो होती ही है। बारिश होती है, बारिश के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वापस से बारिश का मौसम आ जाता है। तो वो भी एक मौसम ही है। तो मौसम का एक थोड़ा बड़ा अपडेट है वो। उसमें थोड़ा टाइम पीरियड जो है 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने इस प्रकार से लिया जाता है। तो वह भी एक मौसम है। और जो पल पल में बदलता है, घंटे घंटे में बदलता है, वो भी एक मौसम है। यहाँ पर अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं क्या होती है ये चीज भी समझना जरूरी है। किसके औसत को? पर्यावरण की दशाओं के औसत को। तो इस पर्यावरणीय दशाओं में क्या क्या चीजें शामिल होती है? पर्यावरणीय दशाओं में शामिल होता है नंबर 1 तापमान। तापमान, ये तापमान। तो
अभी डेली अपडेट मौसम का आता है। आज जयपुर में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। हल्के बादल छाए रहेंगे और शाम तक बारिश हो सकती है या कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो जब भी मौसम का अपडेट दिया जाता है तो उसमें तापमान का जिक्र जरूर किया जाता है, क्योंकि तापमान सीधे तौर पर मौसम से जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि आज का मौसम तो बहुत खराब है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी किस कारण से पड़ी? इस तापमान की वजह से पड़ी। आज बहुत ठंड पड़ रही है, तो ये ठंड किसकी वजह से पड़ी? इस तापमान की वजह से पड़ी। तो इसका मतलब मौसम का तत्व जो है, मौसम में जो तत्व शामिल है उसमें एक शामिल है अपना तापमान, दूसरा है आर्द्रता। दूसरा क्या है? आर्द्रता। आज मौसम में नमी रहेगी, आज मौसम सूखा रहेगा। जो वाक्य में बोल रहा हूं वो किस की ओर इंगित कर रहे हैं? आर्द्रता की ओर इंगित कर रहे हैं। यानी मौसम में नमी रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक मौसम का ही एक तत्व है, आर्द्रता। तीसरा जो मौसम का तत्व है वह है वर्षा। बादल छाए रहेंगे, हल्की हल्की बूंदें पड़ सकती है या तेज बारिश आने की संभावना है। ये मौसम की जब भविष्यवाणी की जाती है डेली, तो उसमें वर्षा का जिक्र जरूर होता है। तो ये वर्षा भी एक मौसम का ही तत्व है। फिर इसके बाद हवा, चौथा जो तत्व है इसमें हवा। आज का मौसम ठंडा रहेगा और साथ ही साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, हल्की हवाएं चलने की संभावना है। ये भी एक मौसम का ही तत्व है। तो इसका मतलब मौसम में किन किन तत्वों को शामिल करते हैं हम? तापमान को शामिल करते हैं, तापमान ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। आर्द्रता, हवा में नमी रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी मौसम का ही एक तत्व है। वर्षा होगी या नहीं होगी, या बादल छाए रहेंगे या मौसम साफ रहेगा। हवाएं, तेज हवाएं चलेगी या धीमी हवाएं चलेगी। तो ये सारे जो तत्व है ये मौसम के तत्व है। तो मौसम के बारे में हमने जाना कि मौसम किसी क्षेत्र की अल्पकालीन यानी कुछ समय की पर्यावरणीय दशाओं, ये पर्यावरणीय दशाओं के औसत को मौसम कहते हैं, जो घंटों में बदल सकता है या कुछ दिनों में बदल सकता है। अब अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या होती है? अगर हम जलवायु की परिभाषा दें तो जलवायु की परिभाषा होगी किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। क्या अंतर है दोनों में? परिभाषा तो सेम है, केवल यहाँ पर अल्पकालीन शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर दीर्घकालीन शब्द लिखा हुआ है। अगर मौसम की परिभाषा पूछे तो अल्पकालीन शब्द लिख देंगे और जलवायु की परिभाषा पूछे तो हम दीर्घकालीन शब्द लिख देंगे। जलवायु की परिभाषा क्या हो गई? किसी क्षेत्र की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन, कितना दीर्घकाल? 30 साल। कितना? 30 साल। यानी जब भी जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, मोटे तौर पर जब जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है तो कम से कम 30 साल का डेटा इकट्ठा किया जाता है। 30 साल या उससे ज्यादा समय का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है कि जैसे भारत की जलवायु कैसी है। भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, जैसे पश्चिमी राजस्थान है तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, केरल की जलवायु कैसी है। राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है, गर्म और शुष्क जलवायु है। केरल की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। इधर अगर हम पश्चिम बंगाल में चले जाए तो मानसूनी जलवायु वहां पर है। तो इस प्रकार से जो जलवायु है उसके लिए कम से कम 30 वर्ष का डेटा इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर डिफाइन किया जाता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार से होगी। तो जलवायु सिर्फ कुछ महीनों का या कुछ दिनों का औसत नहीं होता है, ये दीर्घकालीन यानी 30 वर्षों का, कम से कम 30 वर्षों का औसत होता है। और ये पर्यावरणीय दशाएं आप समझ ही गए। तो दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन का मतलब है कि लंबे समय तक वहां पर अधिकतर कैसा मौसम रहता है, यानी जलवायु किससे जुड़ी हुई है? मौसम से जुड़ी हुई है, पर्यावरणीय दशाओं से जुड़ी हुई है। पर्यावरणीय दशाओं का मतलब ये मौसम होता है और मौसम से क्या जुड़ी हुई है? जलवायु जुड़ी हुई है। यानी लंबे समय तक वहां पर किस प्रकार की पर्यावरणीय दशाएं रहती है, किस प्रकार का मौसम रहता है, उसके आधार पर डिफाइन किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी होगी। पहली चीज तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इसमें एक बड़ा क्षेत्र लिया जाता है, इसमें एक बड़ा क्षेत्र लिया जाता है। अगर हम मौसम की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि 40 किलोमीटर बाद मौसम बदल जाएगा, 50 किलोमीटर बाद मौसम बदल जाएगा। जलवायु ऐसा नहीं होता है। जलवायु, जैसे भारत की जलवायु की बात करें तो मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। इतना बड़ा देश है,
जहाँ की जलवायु को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब जलवायु में एक बहुत बड़ा क्षेत्र सम्मिलित होता है और उस क्षेत्र की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं का औसत लिया जाता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अधिकतर सूखा मौसम रहता है और अधिकतर गर्मियों का मौसम रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है, सूखी जलवायु है और गर्म जलवायु है। तो शुष्क और गर्म जलवायु कहाँ की है? राजस्थान की है। तो शुष्क जलवायु राजस्थान की केवल एक दिन के आधार पर डिफाइन नहीं की गई या एक साल के आधार पर डिफाइन नहीं की गई। लंबे समय से यहाँ पर राजस्थान में अधिकतर समय में गर्मियां पड़ती है और अधिकतर समय में मौसम सूखा रहता है। अधिकतर यानी औसत अगर हम देखें साल भर के औसत में अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सर्दी 2 या 3 महीने पड़ती होगी ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद बरसात के मौसम में भी गर्मियां पड़ती है और गर्मी के मौसम में भी गर्मियां पड़ती है। यानी सर्दी तो केवल 2 या 3 महीने पड़ती है, बाकी अधिकतर समय में यहाँ पर क्या पड़ती है? गर्मी ही गर्मी पड़ती है राजस्थान में। और मौसम अधिकतर सूखा, नम तो केवल बरसात के टाइम पे 2-3 महीने जो यहाँ की हवा है उसमें नमी पाई जाती है। उसके बाद 9 महीने 8-9 महीने सूखी हवाएं यहाँ पर चलती है। तो इसका मतलब अधिकतर समय शुष्कता रही, सूखी हवाएं चली, साल में अधिकतर समय सूखी हवाएं चलती है। और ये एक साल ही नहीं, करीब पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। 8-9 महीने सूखी हवाएं ही चलती है हर साल और हर साल 8-9 महीने गर्मी ही गर्मी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है और शुष्क और उष्ण जलवायु है। तो इसका मतलब जलवायु को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हमने लंबा डेटा देखा है और अधिकतर समय में उस क्षेत्र का वैसा ही हाल रहता है। तो कुल मिला के ये है कि जो जलवायु है उसके लिए ये देखा जाता है कि अधिकतर समय वहाँ का जो मौसम है, वहाँ की जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। वो गर्म होती है, वहाँ का अधिकतर जो वातावरण है साल के अधिकतर महीनों में वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है या गर्म रहता है या नम रहता है या फिर सूखा रहता है। इस आधार पर जलवायु का डिफाइन किया जाता है, इस आधार पर जलवायु को परिभाषित किया जाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो मौसम है वो अल्पकालीन होता है, कुछ समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, और जो जलवायु है वो दीर्घकालीन औसत को जलवायु के अंतर्गत लिया जाता है। साल में अधिकतर उस क्षेत्र का जो मौसम है वो किस प्रकार का रहेगा, पर्यावरणीय दशाएं किस प्रकार की रहेगी, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु ठंडी है या वहाँ की जलवायु गर्म है। कहीं अगर किसी देश की या किसी क्षेत्र की जलवायु गर्म है तो भी किसी विशेष समय पर वहाँ का मौसम ठंडा हो सकता है। जलवायु गर्म है लेकिन जलवायु गर्म है इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 12 ही महीने वहाँ गर्मियां ही पड़ेगी। भारत की जलवायु गर्म है, राजस्थान की जलवायु गर्म है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ठंड के मौसम में ठंडे पड़ती है और बहुत अधिक ठंड पड़ती है। जलवायु का मतलब है कि वर्ष के अधिकतर महीनों में, अधिकतर दिनों में वहाँ का जो पर्यावरणीय दशाएं है वो कैसी रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं। जबकि मौसम क्या है, अल्पकालीन होता है, एक साल के अंदर ही कई बार बदलता है, एक दिन में कई बार बदलता है, एक महीने में ही कई बार बदलता है। ये होता है मौसम। तो ये मौसम और जलवायु का फर्क अगर हम देखें कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है, मौसम और जलवायु में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये छोटा क्षेत्र लिया जाता है। मौसम के अंतर्गत क्या लिया जाता है, छोटा क्षेत्र लिया जाता है, यानी बहुत छोटे क्षेत्र के बाद ही मौसम बदल जाता है। जबकि जलवायु को डिफाइन करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र लिया जाता है, यानी जो जलवायु का प्रभाव है एक बड़े क्षेत्र पर होता है जबकि मौसम का प्रभाव एक छोटे क्षेत्र पर होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है जो मौसम होता है वो अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए होता है। जबकि जो जलवायु है वो दीर्घकालीन औसत होता है, दीर्घकालीन औसत होता है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये चीजें में देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे जो बड़ा कारक आता है वो आता है किसी क्षेत्र की अक्षांश स्थिति। हम जानते हैं कि सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा
और मकर रेखा, इनके बीच ही सीधी पड़ती रहती है। 21 जून को सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। फिर इसके बाद 23 सितंबर को सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है और उसके बाद 22 दिसंबर को सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है और उसके बाद फिर वापस से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी इसके बाद सूरज की सीधी किरणें नहीं जाती है और इसके बाद भी सूरज की सीधी किरणें नहीं जाती है। सूरज की सीधी किरणें इन कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही घूमती रहती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके बाद फिर सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 22 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 21 मार्च को वापिस सूरज की सीधी किरणें कहाँ आ जाती है, भूमध्य रेखा पर आ जाती है। फिर उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून यानी 21 जून को वापस कहाँ आ जाती है, कर्क रेखा पर आ जाती है। जून के बाद फिर 23 सितंबर को यहाँ आ जाएगी और 22 दिसंबर को यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब सूरज की सीधी किरणें इस क्षेत्र में ही घूमती रहती है। सबसे ज्यादा सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर और इसके आसपास के एरिया पर पड़ेगी। सबसे ज्यादा सूरज की सीधी किरणें, सूरज का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहेगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा, क्योंकि जब सूरज यहाँ रहता है तब भी भूमध्य रेखा पर गर्मी रहेगी, सूरज यहाँ रहेगा तो भी भूमध्य रेखा इसके पास में रहेगी, सूरज यहाँ रहेगा तो भी भूमध्य रेखा इसके पास में रहेगी और सूरज यहाँ रहेगा तो भी हल्की सी ज्यादा दूर भूमध्य रेखा नहीं है, यहाँ रहेगा तो भी ज्यादा दूर भूमध्य रेखा नहीं है। और सीधी किरणों की अगर हम बात करें तो वर्ष में 2 बार तो बिल्कुल सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ ही जाती है, एक बार 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को। इसका मतलब सबसे ज्यादा सूरज की किरणों का प्रभाव अगर पड़ता है तो भूमध्य रेखा पर पड़ता है और इस कारण से सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर रहेगी, भूमध्य रेखा पर रहेगी। तो विश्व के जो भी स्थान इस भूमध्य रेखा के आसपास मिलेंगे वहां की जलवायु कैसी रहेगी, गर्म जलवायु रहेगी। तो जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला और सबसे बड़ा कारक है अक्षांश स्थिति। सूरज की सीधी किरणें कहां से कहां तक पड़ती है, कर्क रेखा से मकर रेखा पर पड़ती है। अगर कर्क रेखा के ऊपर कहीं हम चले जाते हैं तो इसका मतलब जैसे जैसे कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सूरज की किरणों का प्रभाव कम होता जाएगा, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। और ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या जमा रहता है, आपको पता है, बर्फ जमा रहता है। ऐसे अगर हम मकर रेखा से नीचे जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है और ध्रुवों पर इस प्रकार से बर्फ जमा हुआ रहता है। तो गर्मी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रह गई, न तो इधर गर्मी मिलेगी न इधर गर्मी मिलेगी। तो इसका मतलब उष्ण जलवायु कहाँ मिलेगी, इनके बीच में उष्ण जलवायु, गर्म जलवायु मिलेगी। इनके बीच में भी जैसे जैसे स्थान भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक आएगा वहां की जलवायु ज्यादा गर्म रहेगी और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाता जाएगा उष्णता में कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार से पहला जो तत्व है जलवायु को प्रभावित करने वाला वह है उसकी अक्षांश स्थिति। अगर हम भारत की बात करें तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसका मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु के अंतर्गत है और उत्तरी जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी पूरे भारत की जलवायु जो है वो गर्म जलवायु मानी गई है और इसका कारण यह है में हिमालय पर्वत है और उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं इन ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेता है और ये ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस कारण से भारत की जो पूरे भारत की जलवायु है उष्ण प्रकार की बनी रहती है, गर्म जलवायु बनी रहती है। तो भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरने के बाद भी भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय क्यों है, इसका कारण है हमारा हिमालय पर्वत जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। तो ये भारत की स्थिति है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक कौन सा हो गया अपना, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला वह है उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कोई स्थान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है या कितनी निचाई पर है। आप जानते होंगे कि जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। जैसे जैसे हम
ऊंचाई पर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई स्थान अगर ऊंचाई पर है तो वहां पर गर्मी कम रहेगी, ठंड ज्यादा रहेगी, भले समान अक्षांश रेखाओं पर स्थित हो। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की गर्म जलवायु है, लेकिन राजस्थान में एक स्थान है माउंट आबू, तो ये बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है माउंट आबू, और इस कारण से वहाँ की जो जलवायु गर्मी में भी वहां पर ठंडक का एहसास होता है, गर्मी में भी वहां की जलवायु ठंडी रहती है। तो उसका कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसका मतलब दूसरा जो जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वह है उच्चावच, यानी समुद्र तल से जितना ऊंचा कोई स्थान होगा वहां की जलवायु उतनी ही ठंडी रहेगी। तो दूसरा जो कारक हो गया वो हो गया उच्चावच। तीसरा कारक है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, किसी क्षेत्र की जलवायु के निर्धारण में समुद्र से दूरी का भी अपना महत्व होता है। समुद्र के पास के जो स्थान होते हैं, समुद्र के जितने पास में कोई स्थान होंगे वहां की जो जलवायु समुद्र से प्रभावित होती है। समुद्र यानी पानी, पानी का स्वभाव क्या होता है? पानी का स्वभाव होता है धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंडी होना। तो इस कारण से समुद्र किनारे पर बसे हुए क्षेत्र या समुद्र से पास वाले जो एरिया होते हैं वहां की जलवायु अधिकतर सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहां पर दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है, और वर्ष में भी अधिकतर समय में वहां के तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है। इसका कारण है समुद्र का स्वभाव। समुद्र का स्वभाव धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे ठंड होना। तो जैसे मान लो अगर हम तुलना करें, एक क्षेत्र है जो पानी के पास बसा हुआ है, समुद्र के पास बसा हुआ है, दूसरा क्षेत्र है जहां पर रेती रेत और पत्थर ही पत्थर है। इन दोनों क्षेत्रों की अगर हम तुलना करें, सूर्य उदय हुआ, यहाँ भी सूर्य उदय हुआ और यहाँ भी सूर्य उदय हुआ। यहाँ जैसे सूर्य उदय होता है पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, लेकिन पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। यानी 1 घंटे में तो पानी पर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सूरज चमकेगा तब जाकर पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और पानी के गर्म होने से वहां का जो वातावरण है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। फिर सूरज ढलता है, शाम होती है, तो शाम होने के बाद जो पानी गर्म हो गया एक बार दिन भर में जाके गर्म हुआ वो ठंडा भी धीरे धीरे होगा। तो तापमान बढ़ गया शाम पड़ते पड़ते, लेकिन वो तापमान वो धीरे धीरे घटेगा। सुबह होते होते वो तापमान वापस घटेगा, फिर वापस सुबह होने के बाद सूरज उदय होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा। तो धीरे धीरे बढ़ने और धीरे धीरे घटने के कारण वहां का जो तापमान है दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। जबकि एक स्थान ये है जहाँ पत्थर ही पत्थर है, रेत ही रेत है, यहाँ पर क्या होगा? सूर्य चमकेगा, चमकते ही 1 घंटे के अंदर इस रेत को, इन पत्थरों को भयंकर रूप से तपा देगा। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 1 घंटे में। 1 घंटा सूरज तपा जिसमें पूरा क्षेत्र क्या हो गया? गर्म हो गया। पूरी जलवायु, पूरा क्षेत्र गर्म हो गया तो पूरी जलवायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। दिन भर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, और जैसे सूरज छिपेगा 1 घंटे के अंदर ये पत्थर और ये रेत वापिस से क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, और रात भर ठंड रहेगी। तो इसका मतलब दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होगा। कहां पर? धरातलीय क्षेत्रों में, और बहुत कम अंतर होगा कहां पर? समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में। इसका मतलब समुद्र से जो दूरी है वह भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा जो कारक है वह है समुद्री जलधाराएं। जलधाराएं, समुद्र के किनारे के जो क्षेत्र है वो इन समुद्री जलधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। समुद्र की जलधारा या तो ठंडी जलधारा होगी या गर्म जलधारा होगी। ठंडी जलधाराएं वहाँ के वातावरण को ठंडा कर देती है, गर्म जलधाराएं वहाँ के वातावरण को गर्म कर देती है। और ये जलधाराएं ऐसी होती है जो वर्ष के अधिकतर समय में निरंतर बहती रहती है, और निरंतर बहने के कारण वहाँ के वातावरण को निरंतर प्रभावित करती रहती है। तो इस कारण से समुद्र की जलधाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो ये था दोस्तों मौसम और जलवायु। आपको समझ में आ गया होगा मौसम और जलवायु का अंतर, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, क्या क्या कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, मौसम के में कौन कौन से तत्व शामिल है, मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। अगर आपको समझ में आ गया है और इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारा एक और नया चैनल पढ़ाई पोर्टल 2.0 अभी लॉन्च किया है। अगर आपको सिर्फ ट्रिक्स चाहिए, जीके ट्रिक्स चाहिए, मैथ्स ट्रिक्स चाहिए, केवल और केवल ट्रिक्स चाहिए, बेसिक नहीं चाहिए, तो आपको
पढ़ाई पोर्टल 2.0 में केवल और केवल मिलेगी आपको ट्रिक्स, और इस वाले चैनल पर आपको मिलेगा ट्रिक्स और बेसिक दोनों। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दोनों चैनल्स को, अगर आपको बेसिक भी चाहिए, ट्रिक्स भी चाहिए, जीके भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, दोनों में बेसिक और ट्रिक्स चाहिए, तो पढ़ाई पोर्टल को सब्सक्राइब कीजिए। और केवल ट्रिक्स, आपको अगर ट्रिक्स के बेस पर जीके पढ़नी है, ट्रिक्स के बेस पर केवल मैथ्स पढ़नी है, तो आप हमारे नए चैनल पढ़ाई पोर्टल 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।